हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर रेडियो स्टेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। पर्यावरण से के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे राष्ट्रीय वन नीति हो गया, वन्य जीव कार्य योजना हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। वन नीति आई कैसे, इसके बारे में कोई भी चीज़ जब आती है, नीति हो गया, नियम हो गया, अधिनियम हो गया, एक्ट हो गया, कुछ भी अगर इस तरीके के सरकार द्वारा कोई लाया जाता है तो उसके पीछे सरकार की मंशा क्या रहती है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे तो हमारा जो है समझने की जो क्षमता वो बढ़ जाएगी। क्योंकि सतही केवल रटना अच्छी चीज़ नहीं होती है, जब तक डेप्थ ज्ञान ना हो आखिर उसके पीछे कारण क्या था, तो वो जो हमारे जो समझ को, ज्ञान को बढ़ाता है, एनालिसिस करने की जो हमारी क्षमता रहती है उसको भी बढ़ाता है। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति आखिर ये कब पहली आई थी? 1894 में। उस समय ब्रिटिश शासन के समय में आखिर इसको लाने की क्या मंशा थी, किस वजह से इसको लाया गया था, थोड़ा सा उसके पीछे जो पृष्ठभूमि उसकी रही है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए 1700 जब प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा का अपना स्थापित कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखा कि सागौन की लकड़ी काफ़ी ज़्यादा है, सागौन है, तो उसका सागौन की लकड़ी का यूज कहाँ पे होता है? तो उस समय ब्रिटिश चूंकि किस पे, द्वीप पे स्थित वो है, द्वीप पे स्थित है। जो ब्रिटेन था वो पूरा द्वीप पे स्थित देश है, तो वहाँ पे जो है जहाज़ों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। किस लिए? उनको अपने उपनिवेशों के साथ व्यापार करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से वो लकड़ी काटते थे, सागौन की लकड़ी, और वहाँ भेजते थे, और उसका उपयोग किस लिए होता था? वहाँ पे जहाज बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हुआ? तो क्या हुआ? पहला, जब वो 1764 से लेकर 1860 तक अंधाधुंध सागौन की लकड़ी की कटाई की, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? उसी बीच में उन लोगों ने देखा नील की खेती से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, तो नील की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा कृषि भूमि चाहिए थी। कृषि भूमि कैसे मिलेगी? तो जितना वनों का नाश करेंगे उतना ज्यादा कृषि भूमि मिलेगी। तो उन लोगों ने क्या किया? नील की भूमि के विस्तार के लिए सबसे ज्यादा वनों का नाश करना चालू कर दिया, ताकि नील की खेती से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। अब इस समय सबसे बड़ी बाधा क्या उत्पन्न हुई? उस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जो 1800 से लेकर 1860 के बीच का दौर था, उस समय आदिवासी विद्रोह बहुत ज्यादा हुए। तो विद्रोह हुए क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उनके वनों पे कब्जा कर ले रहा था, उनके वन अधिकार को छीन ले रहा था। तो यही सब रीजन था उनका। एक तो उनको सागौन की लकड़ी काट के वहां भेज रहे थे, नील की खेती के लिए वनों का विस्तार, अपनी कृषि भूमि का विस्तार कर रहे थे, इसलिए वनों का नाश कर रहे थे। तो अब उनको, जो आदिवासी थे, इन लोगों पे उनको नियंत्रण स्थापित करना था। नियंत्रण किस तरीके से स्थापित करेंगे? जब कोई नियम लाएंगे, अधिनियम लाएंगे, या तो कानून लाएंगे, इस तरीके से वो क्या करते हैं? नियम स्थापित करना था उनको। जैसे आपके माता पिता को आपके नियंत्रण स्थापित करना रहता है तो क्या करते हैं? नियम बना देते हैं कि 5 बजे के बाद आपको स्कूल के बाहर नहीं जाना है, या घर के बाहर नहीं जाना है, 8 बजे तक आपको होमवर्क कर लेना है। इस तरीके के नियम बना देते हैं आपके माता पिता। उसी तरह ब्रिटिशों ने भी जिस तरीके से उनको अपना वन क्षेत्र पर नियंत्रण करना था, तो उन लोगों ने नए नियम लाए। तो इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, किसने किसने इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तो डॉक्टर मैक्लीलैंड, इन्होंने 1854 में अपना प्रतिवेदन दिया कि वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे पहले वनों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाया गया वो लॉर्ड डलहौजी के समय में उठाया गया था। तो उसका प्रतिवेदन किसने किया था? डॉक्टर मैक्लीलैंड ने अपना एक प्रतिवेदन दिया कि हमें अपनी कृषि भूमि का विस्तार करना है और वनों पे, इसके लिए हमें वनों पे नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। तो उन्होंने अपना प्रतिवेदन लॉर्ड डलहौजी को दिया, और लॉर्ड डलहौजी ने इस क्षेत्र में अपना थोड़ा सा कदम उठाया कि थोड़ा सा वनों पर नियंत्रण वगैरह स्थापित किया जाए। इसके बाद एक और थे डॉक्टर ब्रैंडिस। ये कौन थे? 1864 में इनको इंस्पेक्टर जनरल, आईजी
नियुक्त किया गया था। किसको? डॉक्टर ब्रैंडिस को। जब ये इंस्पेक्टर जनरल वनों के निरीक्षण के लिए आईजी नियुक्त किए गए या तो इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किए गए, तो वनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब डॉक्टर ब्रैंडिस 1864 में इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किए गए। इन्होंने ही जो 1906 का जो हमारा देहरादून का वन अनुसंधान केंद्र उसकी स्थापना की थी एज ए फॉरेस्ट स्कूल के रूप में 1864 में ही, बट 1906 में इसको इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। अभी आगे उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो दो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मैक्लेलैंड और डॉक्टर ब्रैंडिस। ये जस्ट आपको कभी पूछेगा तो नहीं, अगर पूछ लिया बाय द वे तो याद रखिएगा, नहीं तो ये जस्ट आपको हिस्ट्री समझने के लिए कि आखिर वन नीति की जो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वन नीति की जो घोषणा की गई और उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, ठीक है। तो पहला तो यही रीजन था कि उनको अपना वनों पर नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है, और जो नील की खेती का विस्तार करना था, इसलिए जो है वन को काफी ज्यादा उस समय संरक्षण वगैरह, कृषि भूमि का विस्तार करना था, तो इस वजह से वनों का काफी ज्यादा विनाश वगैरह करना था, तो उसके लिए वनों पे अपना नियंत्रण उनको स्थापित करना था, ठीक है। अब इन सब के बाद क्या हुआ? 1894 का समय आ जाता है जब पहली वन नीति घोषित की गई थी। तो डॉक्टर वेलकर ये जर्मनी के थे। इनको भारत में कृषि के सुधार हेतु सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन्हीं के प्रतिवेदन पे 19 अक्टूबर 1894 को भारत की प्रथम वन नीति घोषित की गई। 1894 को प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 19 अक्टूबर 1894 को भारत की प्रथम वन नीति घोषित की गई। अब इसमें था क्या क्या, जो आजकल हम लोग वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन, वृक्ष वन, इस तरीके का वर्गीकरण पहली बार इसे में दिया गया था। तो पहली इसमें वनों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। पहले तो वन वो थे जिनको हमें जरूरत है, मतलब भौतिक और जलवायु को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसे जो वन आवश्यक थे उनको उस वर्गीकरण किया गया। ऐसे वनों का जो भौतिक दृष्टि एवं जलवायु के लिए आवश्यक थे। नाम कुछ नहीं दिया गया, बस इस आधार पर वर्गीकरण किया गया था। दूसरा कौन था? जो राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक थे, जैसे उद्योगों के लिए। तीसरा था लघु वन, जो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थे। और चौथा कौन था? चराई वन। तो जो हमारी पहली जो वन नीति थी 1894, 19 अक्टूबर 1894 को लागू की गई थी, उसमें वनों को 4 प्रकार से रखा गया था। और उसके लक्ष्य क्या क्या थे? अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना, नॉमिनल चार्जेस पे जो आदिवासी वगैरह हैं उनको वन उपज की पूर्ति करना, और क्या था उसमें कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया था एज कंपैरिजन टू वानिकी के, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वन नीति कब आई थी? जो हमारी दूसरी वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी। इसका प्रतिवेदन या तो किसके उस पर आई थी, किसने इसके बारे में आवेदन किया था, सॉरी आवेदन नहीं, प्रतिवेदन दिया था 1950 में वन्य जीव बोर्ड के प्रतिवेदन पर 1952 की जो वन नीति आई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। किसके प्रतिवेदन पे? तो 1950 में वन्य जीव बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दिया था, उसके प्रतिवेदन पे हमारी जो है 1952 की दूसरी वन नीति आई। या तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति या तो दूसरी वन नीति भारत की। इसमें क्या क्या किया गया था? पहली बार इसी में कहा गया था कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वन नीति के तहत यह निर्धारित किया गया था कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर 1/3 भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो हमारी जो है 1952 की जो वन नीति थी उसके अंतर्गत। और इसी में जो है वनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्रामीण वन, चौथा वृक्ष वन।
संरक्षित वन वही जो इससे पहले के वन नीति में निर्धारित किया गया था कि जो हमारे भौतिक दृष्टि से और जलवायु के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय वन जो राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, ग्रामीण वन जो आदिवासी वगैरह हैं उनको लकड़ी की जो ईंधन की लकड़ी के लिए और इमारती लकड़ी के लिए जो वन आवश्यक है उसको ग्रामीण वन, और जो वृक्ष वन जो कि भौतिक दृष्टि से संरक्षित नहीं है लेकिन आवश्यक है हमारे लिए, जो जिनको संरक्षित क्षेत्र के बाहर रखा गया उनको वृक्ष वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ये हमारी 4 चीजें होगी। इसी में तीसरी चीज क्या कही गई थी कि वन सेवा का आवश्यकता है, वनों के प्रबंधन के लिए वन सेवा की आवश्यकता है। चौथी चीज क्या कही गई थी कि वन क्षेत्र में और अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो वही जो हमारा अनुसंधान क्षेत्र है देहरादून उसकी भूमिका को और बढ़ानी चाहिए। राज्य जो क्या करे अपने सामर्थ्य के आधार पर वन अनुसंधान क्षेत्र वन अनुसंधान की स्थापना करें। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसी में कहा गया था कि जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं उनके 60% भाग पर और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके 20% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 60% पर्वतीय, 20% मैदानी। ये सारी चीजें थी जो हमारी दूसरी वन नीति में थी। अब जो तीसरी वन नीति आई वो कब आई? वो आई 7 दिसंबर 1988 को। हुआ कि दूसरी वाली वन नीति उतना इफेक्ट नहीं कर पाई है, या तो उसके अंतर्गत जो निर्धारित किए गए थे लक्ष्य वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए उस नीति में संशोधन किया जाए। तो इसके स्थान पर कौन सी वन नीति लाई गई? तीसरी वन नीति। कब लाई गई? 7 दिसंबर 1988 को। इसमें क्या कहा गया, जो उसमें पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में 60% था उसको 66% भाग पर लेते आया गया। 66% भाग पर वनों का विस्तार पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, और 25% भाग जो है मैदानी क्षेत्रों में। मतलब मैदानी क्षेत्रों के 25% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए और पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों के 66% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या थी? पारिस्थितिकी का जो अब 1988 के समय ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह काफी उत्सर्जन बढ़ चुका था। आज के कंपैरिजन में तो कमी था, लेकिन उस समय भी बढ़ गया था। तो पारिस्थितिकी में क्या हो गया था? असंतुलन उत्पन्न हो गया था। तो पारिस्थितिकी को संतुलित करना है। अब यह असंतुलन उत्पन्न किस वजह से हुआ होगा? पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हुआ होगा, तो पर्यावरण से पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हुआ होगा। तो पर्यावरण को भी संतुलित करना है। अब पर्यावरण में असंतुलन कैसे उत्पन्न हुआ होगा? तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनमें जब असंतुलन उत्पन्न होगा तो पर्यावरण में भी असंतुलन उत्पन्न होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित करना है या उनका संरक्षण करना है। ठीक है। अब प्राकृतिक एक आजकल जो समस्या और क्या हो गई थी कि जो रेगिस्तानी भागों के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उसमें जो है बालू के टीलों का विस्तार हो गया था, या तो तटीय भागों में बालू के टीलों का विस्तार हो गया था, उसको नियंत्रित करना है। तो बालू के टीलों का नियंत्रण करना। अब और क्या हो सकता है इसमें? क्या क्या था? अब जैसे घर, ये सब तो प्राकृतिक चीजें हो गई जिनको बैलेंस करना था हमें। अब इस सब चीजों को बैलेंस करने में थोड़ा तो नियंत्रण होगा, तो उत्पादों का भी नियंत्रण होगा। तो ऐसे तरीके से नियंत्रण करना कि जो वो हैं जो घरेलू जो आदिवासी लोग हैं या तो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पाद को बढ़ाना। की पूर्ति तो वन उत्पाद बढ़ाना। अब जब घरेलू चीजें हो जाएंगी तो राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहिए हमें वन उत्पाद, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वन उत्पादों को बढ़ाना। सेम चीज। अब ये सब बढ़ेगा कैसे? वानिकी, जब वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा तो वो बढ़ेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है? सामाजिक वानिकी, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करके भैया आप भी पेड़ लगाओ, आप भी पेड़ लगाओ। जब लोग प्रोत्साहित होंगे, अभी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, हर सरकार नया जो पर्यावरण दिवस होता है नया टारगेट रखती है 8 करोड़ 10 करोड़ पौधे लगाने का। तो उसी तरीके से वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना।
और क्या हो सकता है, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं पर्यावरण के प्रति उनका ज़्यादा प्यार होता है, पुरुष का भी होता है, लेकिन महिलाओं को माना जाता है कि थोड़ा सा वो घरेलू काम में लगी रहती है, तो उनको जो है थोड़ा सा घरेलू काम कहना गलत होगा भाई, इस समय तो सबसे ज़्यादा आगे वही हैं, मतलब महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना, ज़्यादा बोलना बेकार है। ठीक है, तो 1988 की जो है वन नीति में ये चीजें थी। तो पहला चीज इसमें ये पूछ सकता है कि इसको लागू कब किया गया था, तो 7 दिसंबर 1988 को लागू किया गया था। बाकी जो चीजें थी मैंने बता दी हैं। एक नेक्स्ट और क्या था, 24 जून 2016 को नई वन नीति का मसौदा मतलब ड्राफ्ट जारी किया गया है। वो वन नीति नहीं जारी की गई, उसका ड्राफ्ट जारी किया गया कि जो हमारी नेक्स्ट वन नीति होगी वो ऐसी ऐसी होगी, उसमें ये काम होंगे। ठीक है, तो 24 जून 2016 को वन नीति का मसौदा किसने जारी किया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने, MOFECC इसने जारी किया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ग्रीन टैक्स लगाने की बात की गई है। दूसरा क्या क्या गया है, वुड इज गुड, गुड नाम से अभियान चलाया जाएगा। तीसरा इको टूरिज्म की बात की गई। अब देखिए ग्रीन टैक्स क्या होता है, ग्रीन टैक्स वो टैक्स होता है जिसके द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाता है। जैसे आजकल क्या हो, अभी सरकार ने लागू किया है, 8 साल पुरानी जो कमर्शियल गाड़ी है वो अगर फिर से अपना रिन्यूअल कराई जाती हैं तो उन पे जो है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, मतलब उनके चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, जिससे लोग उसको रिन्यूअल कराने के प्रति थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा उत्सर्जित करती हैं, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ग्रीन टैक्स वही टैक्स होता है जो कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से समझिए। ठीक है, वुड इज गुड नाम से मतलब लकड़ी का विकल्प खोजा जाएगा, और वुड इज गुड नाम से लकड़ी के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाएगा, इस नाम से अभियान चलाया जाएगा। इको टूरिज्म में क्या है, जो पर्यावरण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को वहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूक हो। और अगर इको टूरिज्म से उस पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचता है, या तो ऐसा कोई पर्यावरण से रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जिसको टूरिज्म की वजह से नुकसान पहुँचता है, तो वहाँ पे टूरिज्म को बंद किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हमारी जो 2016 का जो ड्राफ्ट है उसमें तैयार किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारे उसका सारा नोट्स मैंने दे दिया है। टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने इसमें नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप जाइएगा उस पर लिंक कीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स हैं वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।